क्लास 9 के ज्योग्राफी में आप लोग का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के जलवायु से संबंधित बातों पे ध्यान दिया था। आज हम लोग उसके भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बात करेंगे। तो भारत को प्रभावित करने वाले पहला कारक जो है, मतलब कि जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, तो अक्षांश है। क्या है? अक्षांश। अब ये भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये भारत को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। जैसे 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये भारत को कैसे दो भागों में बांटता है? तो जैसे कि देखिए हम लोग, तो ये क्या है, एक भारत है। तो ये क्या करता है, 23.5 डिग्री भारत को इस तरह से नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। तो क्या है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध है, तो ये भारत का नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय पार्ट हो गया। लेकिन ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट उपोष्ण कटिबंधीय पार्ट हो जाता है। समझ गए? ये वाला पार्ट जो होता है उपोष्ण कटिबंधीय हो जाता है। तो वो ये क्या करता है कि भारत का ऊपरी वाला पार्ट क्या है, उपोष्ण हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, तो यह उष्ण हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि भारत क्या है, दो कटिबंधों में विभाजित हो जाता है, एक उपोष्ण और दूसरा उष्ण। समझ गए? अब जैसे क्या है, ऊंचाई भी, ये कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? तो जैसे हिमालय, थोड़ा सा हिमालय की चर्चा करेंगे इसमें कि ऊंचाई। तो हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके तटीय वाले भाग में भी जो ऊंचाई है उसका वो कितना है, तो 30 मीटर है। अब हिमालय मध्य एशिया से आने वाली हवा को रोकता है। हिमालय क्या करता है, मध्य एशिया मतलब क्या, ठंडी हवा को रोकता है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से। और ये क्या करता है, साइबेरिया से आने वाली जो हवा है उसको भी रोकने का काम करता है। अगर इस हवा को नहीं रोका जाए या हिमालय के द्वारा नहीं अवरोध उत्पन्न किया जाए, तो ये हवा जब हमारे भारत में आएगी तो अधिक ज़्यादा ठंडा लेकर आएगी। समझ गए? अब जैसे क्या है, वायु दाब एवं पवन। तो वायु दाब एवं पवन में हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या करता है कि भारत के जलवायु को, जैसे कि भारत की जलवायु है, तो जलवायु तथा मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, तो वो अवस्था को कौन संचालित करता है, तो वायु दाब एवं धरातलीय पवन। अब ये वायु दाब और धरातलीय पवन क्या है, तो भारत क्या है, एक व्यापारिक पवन में स्थित है। क्या है, तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन तंत्र में स्थित है। और धरातलीय पवन, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं पहले, है क्या। तो जैसे क्या है, इस मैप के माध्यम से देखते हैं। अब जैसे क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये जो है, ये क्या है ना, उच्च वायु दाब पेटी है। क्या है, उच्च वायु दाब पेटी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो पवन चलकर क्या होगा कि ये भारत के उत्तर वाले पार्ट में, मतलब कि ये साउथ की तरफ खिसकेगा, 0 डिग्री की तरफ। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायु दाब होता है और यहाँ उच्च वायु दाब होता है। ये जो है ना, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहने वाला वायु है। समझ गए? हवा तंत्र है जो यहाँ से क्या होता है कि ये 0 डिग्री की तरफ इस तरफ आती है। तो ये क्या है ना, ये कोरियालिस बल के कारण होता है। अब कोरियालिस बल क्या है, तो कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। समझे? और यह उपोष्ण कटिबंध की ओर से नीचे की तरफ जो है आने में हवा को मदद करता है। समझ गए? कोरियालिस बल क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाली एक आभासी बल है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विभाजित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। समझ गए? अब भारत की जलवायु, जैसे क्या मैं बता रहा था कि ये जो जलवायु धरातलीय पवन जो है, ये क्या होता है, ये शुष्क पवन है। कैसा पवन है, ये शुष्क पवन है। और जब
सतह पर, मतलब क्या कि धरातल पे जो पवन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ये किस तरफ आते हैं, तो ये 0 डिग्री की तरफ आने का प्रयास करते हैं, और ये इस तरह से आते हैं, तो ये शुष्क पवन है, तो जिसके कारण क्या होगा, इसमें नमी की मात्रा कम होगी, समझ गए। लेकिन फिर क्या है कि धरातलीय पवन के ऐसे लक्षण होने के कारण क्या होगा कि भारत की ये जो प्रदेश है, भारत का ये जो प्रदेश है वो क्या होगा कि कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है उसको देखते हैं। अब क्या है कि सर्दी के समय में क्या होता है, हिमालय के पास क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, समझ गए। और ये क्या होता है, और महासागरीय क्षेत्र में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अब ये लो प्रेशर क्या होता है कि जब हिमालय के उत्तर में क्या होता है, उच्च दाब होता है, तो वो क्या करता है कि वहाँ से हवा जो क्या होता है कि महासागर की ओर आता है, समझ गए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इसके पूरा विपरीत हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि एशिया तथा भारत के कुछ पार्ट में, आंतरिक एशिया और भारत के तरफ क्या होता है कि लो प्रेशर बन जाता है, धरातल की तरफ लो प्रेशर बन जाता है, और महासागर की तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ये क्या करता है कि जब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा जो जाता है दक्षिण, क्या होता है कि हिंद महासागर के उत्तर दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिने ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ते हैं। अब क्या मैं बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होगा, जब निम्न दाब होगा तो ये जो हिंद महासागर की तरफ जो हाई प्रेशर वाले हवा है वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये कोस्ट महासागर से गुजरते हुए जाएगा, मतलब कि जो महासागर जो होता है वो कोस्ट क्षेत्रों से होते हुए जब जाएगा हवा, यहाँ से महासागरीय हवा, तो क्या करेगा, अपने साथ नमी लेकर जाएगा, और भारत में यह बारिश कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, समझ गए। अब क्या है ऊपरी वायु परिसंचरण। अब ये ऊपरी वायु परिसंचरण क्या है, तो जैसे क्या है कि जेट धारा के बारे में जानते हैं। जेट धारा होता क्या है, तो जेट धारा क्या है, एक संकरी वायु पट्टी है, समझ गए। क्या है, एक संकरी वायु पट्टी है, और ये कहाँ, तो ये क्षोभ मंडल में, ये कहाँ बहती है, तो ये क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर के ऊपर पश्चिम की ओर बहने वाली हवा है। क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली हवा है, जो क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर में बहता है। अब शीत ऋतु में क्या है कि शीत ऋतु में यह 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहता है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहता है, समझे। अब थोड़ा देखते हैं ये जेट स्ट्रीम क्या है, तो यह साढ़े क्या है कि 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर बहता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा के नाम से जाना जाता है। ये जेट धारा क्या है, तो भारत में सिर्फ गर्मी के मौसम को छोड़कर ये पूरे वर्ष बहती है, और ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अब ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के कारण दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और साथ में ये पश्चिम प्रवाह की ओर भी बहती है। तो ये क्या होता है कि ये अपने साथ इस वाले पार्ट से, ये कौन सा पार्ट है, तो ये भूमध्य सागर वाला पार्ट है, तो इस पार्ट से क्या करेगा, अपने साथ नमी लेकर आकर भारत के उत्तर पश्चिम वाले पार्ट में वर्षा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम, समझ गए। अब क्या है कि गर्मी के दिनों में ये क्या होगा कि ये जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक जाएगा। पहले क्या था, ये दक्षिण की ओर हिमालय के दक्षिण वाले पार्ट में बहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगा तो ये उत्तर की ओर खिसक जाएगा, समझिए। और ये कहाँ, तो ये प्रायद्वीपीय उत्तर भारत में 14 डिग्री पर अक्षांश से ये प्रवाहित होगा, समझ गए। जैसे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या, गर्मी में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, एवं पूर्वी जेट धारा, अब क्या है, पूर्वी जेट धारा जो है वो क्या करता है
सॉरी, और ये पूर्वी जेठ धारा क्या है, उपोष्ण पूर्वी जेठ धारा के नाम से जाना जाता है, और ये गर्मी के दिनों में कहाँ बहता है, तो 14 डिग्री ऊपर की तरफ बहता है। अब जैसे क्या है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, तो मैंने बताया था कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होगा, तो यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होगा और इसे पश्चिमी जेठ धारा लाकर भारत के कुछ भागों में वर्षा कराएंगे और साथ में चक्रवात भी लाएंगे। समझ गए। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे देख ले थोड़ा सा, अब यहाँ पे देख ले तो कहता क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसून कब उत्पन्न होता है, तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, पूर्वी प्रवाह होने के साथ होता है, जिसके कारण देश के तटीय भागों को प्रभावित करता है। जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटों पर क्या विनाशकारी चक्रवात लेकर आता है और इन क्षेत्रों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। समझ गए। तो आज के सेगमेंट में हम लोग इतनी चीज़ों पर ही बात करेंगे किए। अब क्या करेंगे, अगला सेगमेंट जब स्टार्ट होगा तो उसमें भारत की मानसून पर चर्चा करेंगे। समझ गए, और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो मेरा वीडियो नया डाला हो वो आप लोग के पास पहुंच जाए और आप उसको देखने का काम करें और आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू।